सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन आप पढ़ोगे, इसमें मैक्सिमम ऐसे हैं जो किसी न किसी साल में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी यहाँ पर आप रिपीट कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? तो पाठ्य मतलब पढ़ाई और सहगामी मतलब साथ साथ। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे स्पोर्ट में यानी कि खेल में अच्छा कर रहे हैं, गायन में, नृत्य में या किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं, तो इससे उनका जो विकास है, संपूर्ण विकास, वो बहुत अच्छे से होता है, सर्वांगीण विकास होता है। तो यहाँ पर इस पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब पूछा, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बच्चे चीजों का प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि बच्चे केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेल में भी अच्छा करें, गायन में, नृत्य में, इसके अलावा और भी जो एक्टिविटीज होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता हो या कोई भी प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो, बच्चे सभी में अपना बेस्ट दें। इसीलिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती हैं उससे बच्चों को बहुत फायदा होता है और उनके विकास में भी इसका योगदान होता है। 2021 में देखिए प्रश्न पूछा गया है। 2021 में ये सारे के सारे प्रश्न जितने आपको दिख रहे हैं सब पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है? तो प्रशासन एक निर्धारक कार्य है जबकि प्रबंधन एक कार्यकारी कार्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शैक्षिक पर्यवेक्षण को परिभाषित करिए। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ है स्कूल के अधिकारियों का एक सर्वव्यापी प्रयास जो संस्थान के सुधार के लिए शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए निर्देशित है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा रखा जाता है? तो जो संचयी अभिलेख होता है इसमें जो स्टूडेंट होता है यानी कि जो छात्र होता है उसका स्थायी आलेख होता है, बच्चे के बारे में सारी जानकारी होती है, उसका शैक्षिक इतिहास होता है कि बच्चा किस विषय में अच्छा है, किस में कमजोर है, कहाँ पर और मेहनत करने की जरूरत है, बच्चा कौन से खेल में अच्छा है, या बच्चा गायन में अच्छा है, या बच्चा नृत्य में अच्छा है, या बच्चे को वाद विवाद प्रतियोगिता बहुत अच्छे से वह इसमें पार्टिसिपेट करता है, या भाषण देना अच्छे से आता है, या ये सारी क्वालिटीज में से क्या बच्चे के अंदर है, या बच्चा कितना स्कूल में प्रेजेंट रहता है, कितने दिन वह स्कूल पढ़ने आता है, उसका स्वास्थ्य कैसा रहता है, उसकी क्या प्रगति है कक्षा में, उसकी कौन सी रैंक आती है, विद्यालय की सारी सूचनाएं इस संचयी अभिलेख में लिखी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिला समन्वयक जिले के किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? दोस्तों, जो जिला समन्वयक के पद होते हैं ये किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो इस प्रश्न को मैंने बहुविकल्पी में भी पढ़ाया है आप लोगों को, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर सबसे लास्ट प्रश्न यही है, जिला समन्वयकों के जो पद हैं ये सृजित किए जाते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। और सेम पवन सीरीज में भी मैंने आप लोगों को यही पढ़ाया है। ठीक है, और यही आंसर भी देखिए दिया हुआ है। तो इस तरीके से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ ये लोग कार्य करते हैं क्योंकि इन्हीं के अधीन ये पद बनाए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 से ये प्रभावी हो गया था। याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हो गया था। 2021 में ये सारे के सारे जो प्रश्न आप देख रहे हो, यहाँ पर 2022 में पूछे हुए प्रश्न है कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम यहाँ पर होना चाहिए था, ये 17 अगस्त 1972 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानवीय संसाधन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो विकास के लिए सही अवसर देना, श्रमिकों हेतु अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 9 है, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो समेकित और असमियत, एक खिलाड़ी और अनेक खिलाड़ी, पूर्ण जानकारी और अपूर्ण जानकारी। तो समेकित और असमेकित यहाँ पर होगा, सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इस प्रकार का नियोजन संस्थानों द्वारा किया जाता है। संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नियोजन करते हैं, यानी कि अपने स्कूल की, विद्यालय की
शैक्षिक योजना बनाते हैं, किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई में हम और अच्छा कर सकते हैं, स्कूल को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है शिक्षक संदर्शिका से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से 8 तक कक्षावार विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया गया है। इससे शिक्षकों को शिक्षक कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बहुत ही आसान सी विधियां उसमें बताई जाती हैं, जिनका प्रयोग करके हम बच्चों को अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, क्लासेस को समझा सकते हैं, चैप्टर्स को समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, राष्ट्रीयता, ये सारी भावनाएं बच्चों के अंतर्गत आती हैं खेल से, इसीलिए खेलना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 है शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं की बात करें तो उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार पंजिका रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, ये सारी आती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो वित्तीय अभिलेख में शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर। अगर इसमें से देखा जाए तो मुख्य रूप से आज के टाइम पर यही मिड डे मील रजिस्टर ही आपको स्कूल में देखने को मिलेगा। बाकी रख रखाव भी आप देख सकते हो। बाकी कैश बुक की जगह पर हम चेक बुक, आपको पता ही है, इन सब का यूज करते हैं। और वेतन बिल बनता था लेकिन अब वो भी ऑनलाइन होने लगा है दोस्तों। तो ये वेतन भुगतान रजिस्टर, शुल्क एकत्रीकरण, बच्चों से 1 रुपया फीस नहीं ली जाती है, आपको पता ही है। तो अब ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको याद रखना है इनको, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है अगर ये आ जाते हैं। 2016 में आए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो जो बीआरसी होता है ये ब्लॉक स्तर पर काम करता है, और जो एनपीआरसी होता है ये न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां कराते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है कि ये अगर ये पूरा कोई जिला है, कोई बस्ती जिला ही है, तो इसमें अलग अलग टोटल इस समय अगर मैं बात करूं तो 15 अलग अलग बीआरसी हैं। ठीक है, अब अलग अलग एक एक बीआरसी पे एक एक खंड शिक्षा अधिकारी रहते हैं, और उस खंड शिक्षा अधिकारी को 130 140 स्कूल एक बीईओ को मिला होता है, खंड शिक्षा अधिकारी को। और इसके बाद बनता है बीआरसी के बाद बनता है एनपीआरसी, और जो एनपीआरसी होता है उस पे संकुल होते हैं। संकुल का भी काम होता है शैक्षिक गतिविधियों का ख्याल रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकरण से आशय 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। 2016 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि। क्वेश्चन नंबर 19 है विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय, ये सभी आते हैं। ये सभी क्या है? भौतिक संसाधन है स्कूल में। स्कूल के कमरे हुआ, या प्रधानाध्यापक कक्ष हुआ, स्टाफ रूम हुआ, ड्राइंग रूम हुआ, स्कूल में किचन हुआ, ठीक है, बच्चों का छात्रावास हॉस्टल हुआ, लाइब्रेरी हुआ, ये सब क्या है? ये सब भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, लगातार 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है, उसे ही हम लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो दोस्तों केवल 2 ही पुस्तकें लगती हैं, तो रेनबो नहीं लगती है, केवल कलरव और गिनतारा। जबकि अब कलरव का भी नाम चेंज हो चुका है, आप लोगों को पता है। अब जो कलरव है इसका नाम हो गया है किसलय। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 2 किताबें लगती हैं। इंग्लिश पढ़ाई जाती है क्लास 3 से, संस्कृत भी 3 से ही पढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो बच्चों की विषय सामग्री है, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो किताबें बनाई जाती हैं, उसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो उनके मानसिक स्तर के अनुकूल है या नहीं। जो उसमें चित्र बनाए गए हैं, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे कि नहीं। इन बातों का ध्यान रख करके ही पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर।
सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो कक्षा अनुसार और अध्यापक अनुसार। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो बालकों को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। यानी कि जब बच्चों से हम प्रोजेक्ट कार्य करवाते हैं तो वे प्रोत्साहित होकर के उस काम को करते हैं और इससे उनमें सृजनात्मकता का भी विकास होता है, यानी कि बच्चों की इमेजिनेशन पावर और अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है? स्कूल में टाइम टेबल क्यों बनाया जाता है? तो समय सारणी के द्वारा स्कूल में काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालयी विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षों की संख्या आदि का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। तो पर्यवेक्षण को अंग्रेजी में हम सुपरविजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरविजन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है उच्च दृष्टि। सुपर यानी कि उच्च और विजन यानी कि दृष्टि। तो जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके, उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, उससे विद्यालय संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षण का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और विद्यालयी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? समेकित ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। 2017 में देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डायट मेंटर कौन होते हैं अथवा डायट मेंटर के कार्य बताइए। तो कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी अग्रलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। कौन? डायट मेंटर। यानी कि क्लास में खुद वो पढ़ा करके बताते हैं और वो बताते हैं कहाँ पर क्या चीज और सही करने की जरूरत है, कहाँ पर टीचर्स को कठिनाइयां आ रही है, तो उनकी बातों को वो समझते हैं। तो विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान के लिए यह उपाय करते हैं। खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआरसी के जो प्रमुख कार्य है, पहला है न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। फिर है, यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्य अनुभवों गतिविधियों का केंद्र होगा। फिर है, यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो देखिए जो खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत है, इसमें पहला है प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर दिया जाएगा। दूसरा है खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार ना होने देना, यानी कि ऐसा ना हो बार बार कुछ ही बच्चे ऐसे हैं क्लास के जो बार बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं खेल में और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ना होने पाए, सारे बच्चे हर खेल में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना, क्योंकि खेल जो है वो नियम के ही अधीन होते हैं। कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये प्रमुख सिद्धांत हो गए। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोच का सिद्धांत क्या है? तो प्रबंधन एक साधन है ना कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चों का पाठ्यक्रम है, जो समय सारणी है विद्यालय में, उसमें हम थोड़ा बहुत खुद से चेंज कर पाए। बिल्कुल इतना कठोर ना बना दे कि हम उसी के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के अनुसार हमें चेंजेस करने ही पड़ते हैं, चाहे वो विद्यालय की समय सारणी हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, अध्ययन की विधियां यानी कि जो हमारे पढ़ाने का तरीका है उसको भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो यही है लोच का सिद्धांत। 2017 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, प्रबंधन से आपका क्या आशय है अथवा कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? कुशल प्रबंधन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख करिए। तो बालक के अधिगम हेतु फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है विद्यालय में।
कक्षा शिक्षण हेतु यानी कि बच्चों को पढ़ाने हेतु क्या क्या आवश्यक सामग्रियां होनी चाहिए, तो क्लास में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, मानचित्र और आकृतियां होनी चाहिए, ग्राफ पेपर होना चाहिए, विज्ञान शिक्षण सामग्री, ये सारी चीजें होनी चाहिए, गणित किट, विज्ञान किट, ये सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए जिससे आसानी से बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा पाए या समझा पाए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो देखिए, मानवीय प्रबंधन में सबसे पहले प्रधानाध्यापक आते हैं, फिर शिक्षक आते हैं, फिर छात्र छात्राएं आते हैं, फिर समुदाय, समुदाय में ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ, ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए या प्रभावी शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। तो एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है, वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, मानवीय प्रबंधन लगातार 16 और 17 में पूछा गया है। प्रभावी शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, ये भी यहाँ पर पूछा है। फिर है अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्य हेतु किया जाता है। सबसे पहला है बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में, दूसरा है विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, तीसरा है आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने के लिए बच्चों के लिए जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे कि पेंसिल, रबर, इरेजर, ये सारे सामान, कैंची, ठीक है, जिससे हम बच्चों को और भी चीजें बना करके दिखा पाए। पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र पत्रिकाएं, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ठीक है, जिला प्रदेश देश के नक्शे, ग्लोब तथा दीवार घड़ी खरीदने हेतु, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कि कूड़ादान यानी कि डस्टबिन, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु, विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए गमले तथा फूलों की व्यवस्था करने के लिए, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीजों में लगता है जो पैसा आता है विद्यालय के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है, ठीक है। इसीलिए हम आसपास की वस्तुएं जैसे कि पेड़ पौधों के पत्ते, कंकड़, पत्थर, इन सब से हम बहुत सारी सहायक शिक्षण सामग्रियां बनाते हैं जिससे बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे आसानी से उनको चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए। जो किताबें हैं उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए जो स्कूलों में बच्चों को हम पढ़ाते हैं। तो जो चित्र होने चाहिए वो रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। पाठ्य वस्तु स्पष्ट और बोलचाल की भाषा में हो जिसको बच्चे आसानी से समझ पाए। बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर दें। बच्चों को सीखे ज्ञान का स्व मूल्यांकन के अवसर दें। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाएं और पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तर के अनुकूल हो। ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अगर किसी पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, तो किसी भी पाठ्य पुस्तक में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे बच्चों का जो मानसिक और शारीरिक विकास है या बच्चों का सर्वांगीण विकास है वो अच्छे से हो पाए। क्वेश्चन नंबर 39 है, अध्यापक डायरी से आप क्या समझते हैं या शिक्षक डायरी से आप क्या समझते हैं। तो अध्यापक की दैनंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है, यह उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए। संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है। 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2022 में, 18, 19, 20 में लगातार पूछा गया है, फिर 22 में भी देखिए ये प्रश्न पूछा गया। तो आप समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो संस्थागत नियोजन देखिए, शिक्षण किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी बात है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, यानी कि अपने खुद के अनुभव के आधार पर हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों की सहायता से कैसे हम विद्यालय की प्रगति या विद्यालय के विकास के लिए योजना बना सकते हैं। जो भी संसाधन हमारे पास मौजूद हैं उन्हीं के मदद से हम विद्यालय के विकास की इस प्रकार की योजना बनाएं जिससे हमारा विद्यालय और आगे बढ़े और बच्चे
और तरक्की करे। ठीक है, तो इस योजना की जो अवधि है वो 1-2 साल 3 साल भी हो सकती है, या वो 5 महीने 6 महीने या 10 महीने के लिए भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो देखिए, स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना, दूसरा है छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना। क्वेश्चन नंबर 42 है, शाला कैलेंडर से क्या आशय है। शाला कैलेंडर, तो देखिए, शाला कैलेंडर विद्यालय की संपूर्ण वर्ष की मुख्य गतिविधियों एवं क्रियाओं का एक रेखाचित्र होता है। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती है। तो दोस्तों, शाला कैलेंडर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्कूल में कौन कौन सी छुट्टियां होती हैं, कब कौन सी जयंती पड़ेगी, कब बच्चों की मासिक परीक्षाएं होंगी, कब सत्रीय होंगी, कब अर्धवार्षिक, कब वार्षिक परीक्षाएं होंगी, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल दिया होता है कैलेंडर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षक संदर्शिका के कोई दो लाभ लिखिए। तो देखिए, पहला लाभ क्या है, यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है। दूसरा क्या है, इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। देखिए, 2018 में आप देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख करिए। तो विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आंकलन करना, ये सब प्रमुख घटक हैं प्रबंधन के। ठीक है, देखिए 2018 में पेपर 2 बार हुआ था, तो यहाँ पर दूसरी बार जो पेपर हुआ था उसके सोल्यूशन को आप लोग देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 45 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य बताइए। तो पढ़ाई के साथ साथ जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं स्कूल में कराई जाती हैं उनका क्या उद्देश्य है। तो पहला है बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना। दूसरा है छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना। तीसरा है छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना। चौथा है छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, डाइट के किन्हीं दो विभागों का नाम उल्लेख करिए। तो पहला है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, दूसरा है कार्य अनुभव विभाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, सफल नेतृत्वकर्ता के दो प्रमुख गुण लिखिए। तो कार्य का विभाजन शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप करना, फिर है कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार। तो कार्यों का विभाजन शिक्षकों की योग्यता और रुचि के अनुरूप करना, ये बहुत जरूरी है। एक प्रिंसिपल को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्य का विभाजन हो वो इस प्रकार हो, जो शिक्षक जिस विषय को अच्छे से पढ़ा पा रहा है और जिसकी जो योग्यता है और रुचि है उसी के अनुसार उसको सब्जेक्ट दिए जाएं। ठीक है, और कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार बिल्कुल होना चाहिए। सभी को समान रूप से कार्य मिलना चाहिए। किसी भी टीचर को ये ना लगे कि मेरे ऊपर ज्यादा सब्जेक्ट थोप दिए गए हैं। ठीक है, तो 2018 में ही ये सारे प्रश्न भी पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। तो पहला है तो छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना। दूसरा है वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली दो क्रियाओं का उल्लेख करिए। तो पहला है तो छात्रों के द्वारा प्रतिदिन की न्यूज दी जाए, बच्चों हर दिन का समाचार बताएं। इसके अलावा छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत किया जाए। और भी हम कर सकते हैं कि बच्चे रोज कुछ जीके के प्रश्न लेकर के आए और आपस में पूछें एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, किन्हीं दो शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहला श्यामपट्ट है। इसकी महत्ता को तो हम भूल नहीं सकते क्योंकि इसी पर पढ़ करके हम खुद शिक्षक बने हैं। तो निश्चित रूप से श्यामपट्ट आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अगर आप टीचर हो तो श्यामपट्ट तो आपके जीवन भर साथ रहने वाला है। तो श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्ष को जीवंत किया जाता है। यह उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। ठीक है, अब कंप्यूटर या लैपटॉप, आज कंप्यूटर लैपटॉप एक अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है जो नई तकनीकी से शिक्षा देने का सबसे सशक्त माध्यम हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चंस आज आपने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। सारे के सारे आपको पता ही है जो सब्जेक्ट हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न है, ये सब के सब मैंने पढ़ा दिए हैं आपके 4th सेमेस्टर के। तो सारे के सारे विषयों को पढ़ते रहिए और जिस भी विषय की कोई लिंक नहीं मिल रही है, कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट करिए, तो कमेंट में आपको हम प्रोवाइड करा देंगे।
अगर आप कम समय में अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके 8 के 8 विषयों की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो पाए आपके 4th सेमेस्टर के, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। सारे के सारे 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों की राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं इसकी सीरीज की। तो ये सीरीज अलग से आपको बाजार में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब आपको मिलते हैं हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर। ठीक है, चैनल पर दोस्तों ये सब हमारे ऐप पर आपको मिलते हैं नोट्स वगैरह, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल पर आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों की राजन सीरीज, पवन सीरीज की सारी क्लासेस जो मैंने पढ़ाई हैं, ये सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।